सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द गॉड पार्टिकल और ये आपके स्टैंडर्ड 12 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑफ द टॉपिक है। हम इसे बस जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है गॉड पार्टिकल। आपके सिलेबस में क्वार्क पार्टिकल्स का जिक्र है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो क्वार्क पार्टिकल्स का ही एक रिलेशन है द गॉड पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल से ही हम यहाँ तक रिसर्च कर पाए हैं और ये गॉड पार्टिकल को आज हम स्टडी करते हैं। चलिए हम देखते हैं गॉड पार्टिकल के बारे में कुछ बातें। पहले स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। पहले हमारे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। उसके पहले हम ये चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास 6 तरह के होते हैं, नेमली इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स, और 3 तरह के होते हैं। सेकेंड है हिग्स फील्ड, जो कि एक साइंटिस्ट पीटर हिग्स के नाम पे दिया गया है। देन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का रिएक्टिविटी विथ हिग्स फील्ड। एलिमेंट्री पार्टिकल जब हिग्स फील्ड के इंटरैक्शन में आते हैं तो क्या आउटकम होता है। फाइन। एक्सपेरिमेंटल डिटेक्शन ऑफ हिग्स फील्ड। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे हिग्स बोसॉन, दैट इज आल्सो नोन एज द गॉड पार्टिकल। और एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, व्हाई इज हिग्स बोसॉन कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। तो इस पे बेस्ड हम कुछ 3-4 रीजंस करेंगे जो ये प्रूव करेंगे व्हाई इज हिग्स बोसॉन कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। गॉड वर्ड क्यों यूज किया गया, ऐसा क्या है उस पार्टिकल में जिसे गॉड से रेफर किया जा रहा है। और ये हमारे एक हिग्स फील्ड का हमने रफ डायग्राम बनाया है जिससे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पास हो रहे हैं। अभी इसे हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कस करने हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अभी मैंने कहा हम 6 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्टडी करते हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा फोटॉन्स, तीसरा क्वार्क्स, चौथा ग्लूऑन, पांचवा इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, क्वार्क्स, ग्लूऑन, एंड पांचवा जो है दैट इज ग्रेविटॉन। और छठा जो कि हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस पूरे वीडियो का टॉपिक है, दैट इज दी बोसॉन पार्टिकल्स, हिग्स बोसॉन। इसी पे वीडियो है, व्हाई इज दिस पार्टिकल कॉल्ड दी गॉड पार्टिकल। ये हमारे 6 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये जो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, हम इतने 6 से ही मतलब है, ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये जो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं दे आर मासलेस। क्या ऑब्जर्वेशन था? ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर मासलेस। कैसे ये मास अचीव करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स? क्योंकि सारे तो मासलेस नहीं होते हैं। चलो मान लिया फोटोन मासलेस है, बट इलेक्ट्रॉन्स में नेग्लिजिबली सही, बट कुछ मास होता है। ऐसे करके बोसॉन्स में भी हो सकता है कुछ मास होता हो, अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर मासलेस, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। तो कैसे ये सारे पार्टिकल्स मास अचीव करते हैं? तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, जो हिग्स बोसॉन का एक्सपेरिमेंट हम अभी डिस्कस करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हुआ गया, दे अचीव मास व्हेन दे पास थ्रू हिग्स फील्ड। एक फील्ड है हिग्स फील्ड, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब भी ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से मूव करेंगे तभी इन पे मास आएगा। ऐसे ही सारे मासलेस हैं। लाइक ये हो गए हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लेट्स से, फाइन। और ये हमारा हो गया लेट्स से
हिग्स फील्ड। पीटर हिग्स एक साइंटिस्ट थे, आप याद रख सकते हैं, पीटर हिग्स के नाम पे ही ये हिग्स फील्ड था। ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, ग्रेविटॉन्स हैं, बोसॉन्स हैं, एनीथिंग, फाइन। ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल अभी इधर मासलेस हैं। अब ये हिग्स फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं, ये सारे हिग्स फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं, फाइन। अब ये हिग्स फील्ड से जब निकलते हैं, जब इधर से पास करते हैं, द गेन मास, इन पे कुछ मास आ जाता है, ठीक है भाई, यहां तक समझ गए। अब कितना मास आएगा, कैसे मेजर करेंगे कितना मास आया? ये जो इन पे मास आता है, दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन एक्सटेंट ऑफ इंटरैक्शन। मैं लिख देता हूं, चलो, gain of mass of elementary particles depend upon the extent of their interaction with the Higgs field, फाइन। तो जितना जो पार्टिकल हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करेंगे उनके पास उतना मास आएगा। अब जो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से कांटेक्ट में इंटरैक्ट किए, उसका क्या रिजल्ट आया, किसके पास कितना मास आया? हम वो भी कुछ ऑब्जर्व चीजें हैं जो कि देख लेते हैं। पहला, फोटोन जब हमारा हिग्स फील्ड के पास आया, फाइन, ये हमारा हिग्स फील्ड था, ये हम मान लेते हैं फोटोन था। ये फोटोन जब हमारा हिग्स फील्ड के कांटेक्ट में आया, ये इससे इंटरैक्ट ही नहीं किया, ये ऐसे या ऐसे कैसे भी इससे पास हो गया बिना इंटरैक्ट किए। नेग्लिजिबल इंटरैक्शन, ठीक है। फोटोन हो गया अपना। इलेक्ट्रॉन, अब एक पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, वो एक फील्ड के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ? लिटिल इंटरैक्शन। अब हमारा आता है क्वार्क पार्टिकल। एक बात आपको पता भी होगी, क्वार्क पार्टिकल स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज नोन एज द फंडामेंटल चार्ज, उससे कम चार्ज को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता था। बट क्वार्क पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, बट स्टिल दे आर नॉट फंडामेंटल बिकॉज दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये हमारा क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क जब हिग्स फील्ड के इंटरैक्शन में आया, कॉन्टैक्ट में आया, तब क्या हुआ? गुड अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन। ये सारा पीटर हिग्स का ऑब्जर्वेशन था। जो हमारे साइंटिस्ट पीटर हिग्स थे, जिनके नाम पे ये फील्ड था, उनका ये ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा कि जब फोटोन मेरे फील्ड में आता है वो नेग्लिजिबली इंटरैक्ट करता है, जब इलेक्ट्रॉन मेरे फील्ड में आता है वो लिटिल इंटरैक्शन करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास वेरी लेस, बहुत कम होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर -31 में होता है। -31 एक बहुत 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 स्मॉल क्वांटिटी है। तो पीटर हिग्स ने कहा इलेक्ट्रॉन बहुत कम इंटरैक्ट करता है, इसीलिए उसका बहुत कम मास है। और जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं वो एक अच्छे मात्रा में इंटरैक्ट करते हैं मेरे फील्ड से। बट स्टिल ये पीटर हिग्स की थ्योरी जो थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई, उसे नकार दिया गया। वाई? ऐसा क्यों हुआ? हिग्स के इस थ्योरी को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? लेट्स डिस्कस। साइंटिस्ट का ऐसा मानना था
वन थिंग, हिग्स फील्ड वाज इनविजिबल, सारे फील्ड इनविजिबल होते हैं, हिग्स फील्ड भी वैसे ही था, इनविजिबल। सो साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि कोई भी इनविजिबल फील्ड, एक फील्ड या जो दिखता भी नहीं है, वो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल को मास कैसे प्रोवाइड कर सकता है? कोई भी फील्ड में इतना दम कैसे हो सकता है कि वो इनविजिबल है, दिखता तक नहीं है, और वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल में मास प्रोवाइड कर दे रहा है? ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और मैथमेटिकली इसे प्रूव करना भी डिफिकल्ट था पीटर हिग्स के लिए। मैथमेटिकली प्रूव अगर वो कर भी देते, सो दैट वाज नॉट अ कंप्लीट डिटेक्शन ऑफ हिग्स फील्ड। सो इसीलिए हिग्स फील्ड को रिजेक्ट कर दिया गया, हिग्स फील्ड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। बट फिर कुछ समय बाद कुछ चेंजेस आए, कुछ और थीसिस की होगी पीटर हिग्स ने। कुछ समय बाद साइंटिस्ट ने कहा लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैथमेटिकली तो ये प्रूव नहीं हो सकता था हिग्स फील्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एक फिजिकली उसे प्रूव तो करना ही था। सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, वील डिटेक्ट दी हिग्स फील्ड। अगर हिग्स फील्ड डिटेक्ट होता है, दैट मींस पीटर हिग्स का जितना भी ऑब्जर्वेशंस था, जितने भी थीसिस थे, जितना भी रिसर्च था पीटर हिग्स का जो उन्होंने दिया था, वो सारे सही हो जाएंगे अगर हिग्स फील्ड डिटेक्ट होता है तो। अब हिग्स फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए LHC मशीन का इन्वेंशन हुआ, द लार्ज हैड्रन कोलाइडर। ये बात आप याद रखिएगा, वर्ल्ड की आज तक की लार्जेस्ट मशीन है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। सिर्फ हिग्स फील्ड के डिटेक्शन के लिए इस मशीन का इन्वेंशन हुआ। अब डिटेक्शन के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सोचा था साइंटिस्ट ने, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे हिग्स फील्ड, आइए बात करते हैं। साइंटिस्ट का ऐसा लॉजिक था कि क्योंकि हिग्स फील्ड इनविजिबल है, उसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट अप्रोच यूज करना होगा। कोई नॉर्मल कोई पार्टिकल तो वो है नहीं जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली, तो एक डिफरेंट अप्रोच यूज करना पड़ेगा। सो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हमारे पास दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जिस सिमिलरली चार्ज है या ऑपोजिटली चार्ज है, इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, हमें नहीं पता था ये सिमिलरली है कि ऑपोजिटली चार्ज है या कंबाइंड है, वी डोंट नो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है, हमें ये चीज नहीं पता अभी तक। सो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को हाई स्पीड में एक दूसरे के अगेंस्ट कोलाइड करवा दें, इसका भी स्पीड भी इसका भी स्पीड भी, और ये दोनों बहुत हाई स्पीड में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आके एक दूसरे से ये दोनों चार्ज पार्टिकल कंबाइन कर जाए, कोलाइड कर जाए, तो जरूर हिग्स फील्ड में एक डिस्टर्बेंस होगी अगर हिग्स फील्ड प्रेजेंट है तो। समझ आ रहा है? अगर हिग्स फील्ड है तो अगर दो चार्ज पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे तो जरूर जो हमारे आसपास हिग्स फील्ड है उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर होगी, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। और अगर हिग्स फील्ड में कोई डिस्टर्बेंस हुई, so it will give rise to elementary particles which are known as Higgs boson। उस समय तो ऑब्वियसली उसका नाम नहीं सोचा गया था, मुझे पता है, मैंने पहले बता दिया। सो हिग्स बोसॉन इसका नाम रखा गया। साइंटिस्ट ने कहा अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, दे विल गिव राइज टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बर्थ होता है, दैट मींस हिग्स फील्ड इज प्रेजेंट, और पीटर हिग्स का सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी सही है। सो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का वही काम था, दो चार्ज पार्टिकल्स को हाई स्पीड में स्मैश किया जाना, और कुछ दिन तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा माना जाने लगा कि पीटर हिग्स का जो थ्योरी थी वो पूरी की पूरी गलत थी। बट वन डे इट वाज प्रूव्ड। एक दिन ऐसा हुआ जब इस LHC में दो चार्ज पार्टिकल्स को कोलाइड कराया गया, कुछ पार्टिकल्स का राइज हुआ which were named as the Higgs boson particles। So I hope यहाँ तक क्लियर है। बट आप में से बहुत लोग जो इस बारे में जानते भी हैं वो इसे गॉड पार्टिकल के नाम से जानते होंगे। हिग्स बोसॉन बहुत कम लोगों को पता है, बट एक्चुअली इसका नाम हिग्स बोसॉन है।
अब इसका नाम गॉड पार्टिकल क्यों रखा गया? ऐसा कोई नॉर्मल रीजन नहीं है कि गॉड पार्टिकल अच्छा रखा तो भाई गॉड पार्टिकल नाम लिख दिया, नहीं। कुछ 4 रीजंस हैं जो साइंटिस्ट या हमारा भी नॉर्मल पीपल का मानना है कि ऐसी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इसे गॉड पार्टिकल बोला जाता है। सो लेट्स डिस्कस दोज रीजंस। ये रहा हमारा सवाल, why is Higgs boson called the God particle? So पहला रीजन जो हमें पता है आज तक, जो इंडियंस जो साइंटिस्ट ने अभी तक बता पाया है, पहला रीजन ऐसा है कि बाकी जो भी फील्ड्स होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी जो फील्ड होती है, उनका इफेक्ट हर जगह सेम नहीं होता है। अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई इफेक्ट है तो डेफिनेटली किसी और प्लैनेट पे अलग इफेक्ट होगा, बट हिग्स फील्ड ओनली एक ऐसा फील्ड है जिसका इफेक्ट हर जगह सेम है। इफेक्ट ऑफ हिग्स फील्ड इज सेम एवरीवेयर। पूरे यूनिवर्स में, हर प्लैनेट में हिग्स फील्ड का अगर इफेक्ट देखा जाएगा तो वो सेम ही रहेगा। सो ये एक रीजन था, हिग्स फील्ड एक एक्सेप्शनल फील्ड है, इसका इफेक्ट हर जगह सेम है, इसीलिए उससे जो पार्टिकल्स राइज हो रहे हैं, हिग्स फील्ड से जो पार्टिकल्स का राइज हो रहा है, उन्हें हम गॉड पार्टिकल बोलेंगे, बिकॉज ये एक एक्सेप्शनल पार्टिकल्स है। ऐसा कोई पार्टिकल हमारे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अलावा, हिग्स बोसॉन पार्टिकल के अलावा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिग्स फील्ड। अब हम दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन ये था कि हर पार्टिकल में चार्ज और मास, इन दोनों प्रॉपर्टीज के अलावा एक स्पिन, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कांस्टेंट रहती है। एवरी पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट स्पिन अपार्ट फ्रॉम मास एंड चार्ज। सो क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स का जो स्पिन था that was same and that was 1/2. Electrons and quarks का spin value same है, that is 1/2. और जो हमारा photons का spin value है, ये spin value पे हम बात कर रहे हैं, और जो हमारा photon का spin value होता है that is 1. spin value आपको पता होगा, जो एक पार्टिकल जो revolution, जो एक पार्टिकल घूमता है that is termed as the spin value. तो फोटोन का जो स्पिन था 1 था, और हर पार्टिकल के पास अपना कोई, एलिमेंट्री पार्टिकल के पास अपना कोई ना कोई स्पिन जरूर होता है। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है which does not have any spin, सॉरी सेकेंड ही पॉइंट है, नो स्पिन, हिग्स बोसॉन। जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल होता है इसका अपना कोई स्पिन ही नहीं है। ये दूसरा रीजन हुआ कि एक एक्सेप्शनल पार्टिकल है, तो इसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। थर्ड रीजन ऐसा माना जाता है कि कोई भी पार्टिकल अगर जब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड को अप्रोच करे, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होता है। सो अगर कोई भी एक पार्टिकल एक वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है और अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी आ जाता है, अटेन तो ऑब्वियसली आज तक कोई पार्टिकल नहीं कर पाया है स्पीड ऑफ लाइट को, बट अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड को अप्रोच कर रहा है, अगर नियरली भी इक्वल है, अगर 2.99 × 10⁸ तक भी अगर कोई पार्टिकल अप्रोच कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को,
तब इस पार्टिकल का जो मास होगा वो पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब समझ, कोई भी पार्टिकल अगर इन एनी केस स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे तो उसका जो मास है वो पूरे यूनिवर्स में ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। और हमारा इंडियंस का मोस्टली ऐसा मानना है कि गॉड यूनिवर्स में हर जगह होते हैं, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो ऐसा ही उस समय भी माना गया कि इसका जो मास है वो भी हर जगह पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और गॉड भी पूरे यूनिवर्स में है। तो चलो इस पार्टिकल का नाम हम गॉड पार्टिकल दे देते हैं। सो यही 3 रीजंस थे व्हाई दिस बोसन कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। तो आई होप आपको गॉड पार्टिकल के बारे में अब बहुत क्लैरिटी आई होगी और आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।